जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरा नाम सजावत अली है और मैं आपको उर्दू पढ़ाता हूँ। आज हम यहाँ पे क्लास 5 की किताब उर्दू के चैप्टर पाक चीन दोस्ती को डिस्कस करने के हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाक चीन दोस्ती। पाक से मुराद पाकिस्तान, चीन से मुराद चाइना और दोस्ती यानी कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो अच्छा रिलेशनशिप है, जो दोस्ती है, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके पीछे क्या रियलिटीज हैं, क्या उसके उसके पस मंजर में क्या बातें की गई और हमारा पास्ट कैसा रहा चाइना के हवाले से, और हम पास्ट को सामने रखते हुए प्रेजेंट को में चलते हुए हम फ्यूचर में किस तरह चाइना से अपना रिलेशन बरकरार रख सकते हैं ताकि हमें वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग दोस्त के हवाले से हमारे साथ चले। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पाक चीन दोस्ती के अल्फाज मानी। जी, पहला इसमें लफ्ज है तकमील। तकमील का मतलब होता है मुकम्मल होना, यानी कि किसी चीज का पूरा हो जाना, किसी चीज का कंप्लीट हो जाना। उसके बाद है बेटा मुफीद, फायदामंद, यानी कि अगर मैं कहूँ कि सेहतमंद खुराक इंसान के लिए बहुत मुफीद है तो इसमें आपको लफ्ज मुफीद का मतलब वाज़ेह हो गया होगा। उसके बाद बेटा है मुआहदा, यानी कि कोई वादा, कोई ऐसा कोई डील, जैसे कोई बिजनेस डील होती है तो उसको आप उर्दू में अगर आपने बताना हो तो आप उसको कहेंगे मुआहदा, यानी कि बाहमी समझौता, दो लोगों के दरमियान कोई बात के हवाले से कोई वादा तय पा जाना या किसी बात के हवाले से कोई राय कायम हो जाना और उसी बात पे दोनों मुस्तहकम रहें, तो इसी बात को हम कहेंगे कि मुआहदा हो गया है, यानी कि कोई डील हो गई है। वो डील बिजनेस डील हो सकती है, वो डील कोई पर्सनल डील हो सकती है। तो मुआहदे कई अकसाम के होते हैं। उसके बाद है बेटा खुशहाली। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान अगर अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान एक दिन खुशहाल हो जाएगा, पाकिस्तान एक दिन तरक्की कर जाएगा। तो इसका मतलब सेम है, इसका मतलब एक ही है, यानी कि तरक्की करने को मुल्क की रेपुटेशन, मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया में ज्यादा होने को और पाकिस्तान के नाम के साथ इज्जत के जुड़ने को हम खुशहाली कहते हैं, यानी कि इसकी पैदावार में इजाफा हो जाए और इसके लोगों की दुनिया में इज्जत हो जाए, इसके मजदूरों की दुनिया में वाह हो जाए, इसके मजदूरों को अच्छे नाम से जाना जाए, पाकिस्तान की कौम को दुनिया में अच्छे नाम से जाना जाए, वक़ार से जाना जाए, इज्जत से जाना जाए, तो इसको कहेंगे कि हमारा मुल्क खुशहाल हो गया है। तो खुशहाली का मतलब यही होता है कि खुशहाल होना। ठीक है बेटा। उसके बाद है जी हरम। हरम का मतलब होता है काबा शरीफ, यानी कि जहाँ पे मुसलमान अपने दीन की कंप्लीशन के लिए, अपने ईमान की कंप्लीशन के लिए हज करने या उम्रा करने जाते हैं। तो ये एक रुकन भी है इस्लाम का। तो हरम कहते हैं काबा शरीफ, इसको अल्लाह ताला का घर भी कहा जाता है, जहाँ पे पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे तवाफ करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद है जी दुश्वार। दुश्वार का मतलब होता है, अच्छा आपने इसको अदा, अदा का मतलब आपने इसको पढ़ना ऐसे है, बोलना ऐसे है, दुश्वार, दाल के ऊपर पेश है। ठीक है बेटा। दुश्वार, दुश्वार का मतलब होता है मुश्किल। उसके बाद है बेटा जी तस्लीम करना। उसके बाद है बेटा जी तस्लीम करना। तस्लीम करना का मतलब होता है मानना, एग्री करना, यानी कि मैं आपको कोई बात कहूं और आप उसको मान लें तो इसका मतलब होगा कि आपने मेरी बात को तस्लीम कर लिया है। आगे चले बेटा। उसके बाद है जी आगाज, स्टार्टिंग। जैसे आप कहते हैं मैंने इस काम की स्टार्टिंग में ये तय पाया था, या इसकी या इस काम की ये अभी स्टार्टिंग है, यानी कि इस काम का ये आगाज है, शुरू शुरू होना या शुरुआत होना। तो उसको उसी को कहा गया है इब्तिदा। आपने इसको अदा ऐसे करना है, ये इसके नीचे जेर है, इब्तिदा। ठीक है बेटा, इब्तिदा। उसके बाद है जी भरपूर। अच्छा ये आप सोचते होंगे कि ये बे के साथ ये दो आंखों वाली ये क्या है,
इसका इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है बेटा कि जहां पे ये दो आंखों वाली है इसको कहते हैं दो चश्मी है। ठीक है, तो दो चश्मी है, दो चश्मी है। ठीक है, दो चश्मी, चश्म का मतलब होता है आंख, यानी कि दो आंखों वाली है। तो यहां पे ये देखें, इसके ऐसे नजर भी आता है कि इसकी दो आंखें हैं। तो दो चश्मी है, दो आंखों वाली है। जहां पे जिस लफ्ज में ये है आ जाए उसका मतलब होता है कि आपने उस लफ्ज की आवाज को थोड़ा सा भारी करके पढ़ना है। यानी कि जैसे लफ्ज घोड़ा हो तो घोड़ा में दो चश्मी है आ जाए तो उसको कहेंगे घोड़ा। तो ऐसे ही भरपूर, तो अगर इसमें दो चश्मी है आ जाए तो इसको कहेंगे भरपूर। तो भरपूर का मतलब होता है अच्छी तरह, बहुत ही नफीस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसका आएगा पूरी तरह, यानी कि कंप्लीट वे, इन द कंप्लीट वे। ठीक है, उसके बाद है बेटा हमसाया। आपके हम इस मुआशरे में रह रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, हमारे घर के पास, हमारे राइट साइड पे, हमारे सामने, हमारे लेफ्ट साइड पे जो भी घर आबाद हैं, जो घर बसते हैं, वो हमारे हमसाया हैं, यानी कि हमारे नेबर्स हैं। तो पड़ोसी भी कहते हैं उसको, जो हमारे घर के साथ रहते हैं। और इस्लाम में भी इसके हवाले से बात है कि जी इंसान को अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना चाहिए। उसके बाद है बेटा मुस्लिम। मुस्लिम कहते हैं मुसलमान को। ठीक है, ऐसा इंसान जिसने अल्लाह ताला को एक माना हुआ हो और जिसने साथ ये भी माना हुआ हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और उन पे कुरान मजीद नाजिल हुआ है, और तमाम दुनिया के इंसानों, जिनों और इस दुनिया के जितनी भी मखलूक़ात हैं, तमाम पे फर्ज है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी और रसूल मानना है, अपना सबसे बड़ा रहनुमा मानना है। इसीलिए उनको कहा गया है उस्सवाए हुसना। उसके बाद है बेटा शाहराह। शाहराह कैसे कहते हैं? शाहराह कहते हैं बड़ी सड़क, यानी कि बिग रोड, जो जो बहुत बड़ा रोड हो उसे शाहराह कहते हैं। तो यानी कि जैसे कनाडा में एक बहुत बड़ी सड़क है, वो उसकी लंबाई 8000 किलोमीटर है। ऐसे ही पाकिस्तान और चाइना के दरमियान भी एक सड़क बनी हुई है तजारत करने के लिए। उस सड़क को कहते हैं, उस सड़क को शाहराहे रेशम कहते हैं। मैंने आगे बताया भी हुआ है तो ये सवालात में, तो यहाँ पे आपको इतना से बताता चलूं, शाहराह कहते हैं जो ऐसी सड़क जो बहुत बड़ी हो। उसके बाद है बेटा पासबानी। पासबानी का मतलब होता है, ये थोड़ा मिट गया है, पासबानी का मतलब होता है निगहबानी। जी, पासबानी का मतलब होता है निगहबानी। उसके बाद है बेटा एजाज। एजाज का मतलब होता है इज्जत वकार, यानी कि किसी इंसान को कोई फेम मिल जाए, किसी इंसान की बड़ी इज्जत हो जाए, किसी इंसान को बड़ा उसका नाम पैदा हो जाए, उसके नाम के साथ इज्जत जुड़ जाए, तो हम कहेंगे कि वो उस शख्स के साथ एजाज है, वो शख्स बड़े एजाज से जीता है, वो शख्स मुआशरे में बड़े एजाज से जिंदगी गुजारता है। तो एजाज का मतलब हुआ इज्जत वकार, किसी शख्स को बहुत ज्यादा इज्जत मिल जाना। उसके बाद है बेटा हम इसके मश्क की तरफ आते हैं। मश्क में सवालात और जवाबात हैं। अच्छा, मैं आपको सवालात से पहले बताता चलूं कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जैसे समुंदर से गहरी इनकी दोस्ती है और पहाड़ों की ऊंचाइयों की जितनी से भी ज्यादा इनकी गहरी दोस्ती है। तो जैसे हम अपने दोस्त बनाते हैं किसी शख्स को, ऐसे ही आपस में ममालिक, यानी कि मुल्क की जमा कंट्री की जमा कंट्रीज, इसी तरह उसी को उर्दू में कहेंगे ममालिक, मुल्क की जमा ममालिक। ठीक है, तो ममालिक भी आपस में दोस्तियां बढ़ाते हैं, जैसे कि भारत की अमेरिका के साथ दोस्ती है,
और पाकिस्तान की चाइना के साथ दोस्ती है। ठीक है बेटा, पाकिस्तान के साथ चाइना के, चीन के इतने ज़्यादा और बेहतर रिलेशंस हैं कि इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में ये काफ़ी तजारत के ज़राए और तजारत के मौके ओपन कर रहे हैं ताकि इन दो मुल्कों में तजारत को बढ़ोतरी दी जा सके। तो आइए ज़रा इनके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, चीन किस बरे आज़म में वाक़ है? तो इसका जवाब है चीन बरे आज़म एशिया में वाक़ है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, बरे आज़म एशिया सात बरे आज़मों में वो वाहिद बरे आज़म है जो रकबे के लिहाज से, यानी कि एरिया के लिहाज से, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज ज्यादा है, बड़ा है। यानी कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, आबादी पाई जाती है वो इसी बरे आज़म में पाई जाती है। ये बरे आज़म एरिया वाइज भी बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज भी इसमें पूरी दुनिया के लिहाज से पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये वही एरिया है जहां पे हम रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान वाक़ है, भारत वाक़ है, सऊदी अरेबिया वाक़ है, ईरान वाक़ है, ठीक है बेटा, श्रीलंका वाक़ है, चाइना वाक़ है, रशिया वाक़ है। तो उसके बाद है बेटा दूसरा सवाल है, चीन कब आजाद हुआ? जैसे पाकिस्तान 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से। इसी तरह चाइना को भी आज़ादी मिली, चाइना के लोगों को भी उनके हुकूक कब मिले, जहाँ पे बात हो रही है, यानी कि चाइना कब आज़ाद हुआ? चाइना आज़ाद हुआ 1949 में, 1949, 1949 में आज़ाद हुआ। ये मैंने, ये छोटा सा जो मैंने साइन लिखा हुआ है, ये ईसवी को जाहिर करता है, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर अब तक, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1949 साल के बाद चाइना आजाद हुआ। ठीक है, ये तारीख लिखने का एक तरीका है, जैसे हिजरी तारीख लिखने का तरीका है, जैसे वो उसका मतलब होता है कि जब से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की उस साल से लेके अब तक कितने साल हो चुके हैं। तो हमने अगर वैसे तारीख को मेंशन करना हो, तारीख को बताना हो, तो हम कहेंगे हिजरी। ठीक है, तो ये तारीख लिखने का जो तरीका है, यहाँ पे हमजा छोटा सा करके लिखा है, इसको कहेंगे ईसवी। ठीक है, इसको इंग्लिश में एनो डोमिनी भी कहते हैं, यानी कि साथ में लिखा होता है एडी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। उसके बाद है बेटा तीसरा सवाल, चीन को किस इस्लामी मुल्क ने सबसे पहले तस्लीम किया? यानी कि किसने माना कि चीन एक बाकायदा कंट्री है और चीन की हमायत में हम खड़े हैं, और चीन के साथ अगर कुछ भी कोई गलत करेगा तो इसका यही, तो हम चीन की मदद करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि चीन को सबसे पहले किसने तस्लीम किया? पाकिस्तान, आप याद रखिए, पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया था। तो इसी तरह चीन को सबसे पहले पाकिस्तान ने तस्लीम किया था, यानी कि पाकिस्तान ने उनके हुकूक के बारे में बात करने का दावा किया था कि हम दुनिया में अगर कहीं पे भी चीन को कोई मसाइल दरपेश हुए, मसाइल का सामना करना पड़ा, तो हम चीन का साथ देंगे। उसके बाद है बेटा चौथा सवाल है, दुनिया का 8वां अजूबा किस शाहराह को कहा जाता है? शाहराह जैसे मैंने आपको यहां बताया, बड़ी सड़क, यानी कि दुनिया की ऐसी कौन सी बड़ी सड़क है जिसको 8वां, द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, अजूबे, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी, जो बहुत रेयर चीजें हों, जो बहुत अजीब चीजें हों, उनको दुनिया के वंडर्स में शामिल किया गया है। तो ये, अगर आप रोड्स की बात करें, सड़कों की बात करें, तो दुनिया की कौन सी ऐसी सड़क है जिसको 8वां अजूबा होने की हैसियत हासिल है? तो यहाँ पे दुनिया का 8वां अजूबा किस शाहराह को कहा जाता है? तो ये होगा दुनिया का 8वां अजूबा। चौथा सवाल है, दुनिया का 8वां अजूबा किस शाहराह को कहा जाता है? इसका जवाब है शाहराह रेशम को दुनिया का 8वां अजूबा तस्लीम किया जाता है, यानी कि दुनिया के
सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो ऐसी चीज़ें जो दुनिया में अजीब हैं और जो इंसान की सोच से जो इंसान की सोच समझती है कि ये बहुत बड़ी है और ये पुराने दौर में कैसे किया गया होगा, तो उन चीज़ों को वंडर्स कहा गया है। तो उसी में ये शाहराह रेशम को दुनिया का आठवें अजूबे की हैसियत हासिल है। उसके बाद है बेटा पांचवा सवाल, पाक चीन इक्तसादी राहदारी का किसे फायदा होगा, कि यानी कि जो पाकिस्तान और चाइना की के दरमियान जो सड़क बनाई गई है, बेसिकली यहाँ पे बात की गई है सी पैक के हवाले से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि सी पैक चाइना पाकिस्तान, ये मैं आपको भी लिख के भी दिखा सकता हूं, सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सड़क जो बनाई गई है, इस सड़क में पाकिस्तान और चीन दोनों को फायदा होगा। चीन को फायदा होगा कि चीन की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे लागत यानी कि खर्चा कम होगा, क्योंकि वो उसे शॉर्ट वे से जाना पड़ेगा, छोटे रास्ते से जाना पड़ेगा, और वो छोटा रास्ता पाकिस्तान में से होके जाएगा। और पाकिस्तान का इसको ये फायदा है कि पाकिस्तान के अंदर से जब चीन के की माल बरदार गाड़ियां गुजरेंगी तो उसको तो फिर पाकिस्तान को भी टैक्स देना पड़ेगा। चीन ने पाकिस्तान को जब टैक्स देना होगा तो फिर पाकिस्तान की मईशत ऊपर जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। तो इससे चीन को और पाकिस्तान को दोनों को फायदा होगा, यानी कि पाकिस्तान और चीन दोनों को फायदा होगा। तो यहां तक बेटा हमने सवालात और अल्फाज मानी, पाक चीन दोस्ती के अल्फाज मानी और सवालात कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैंने आपको भी तक बता दिया है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस कैसे बेटर हुए और पाकिस्तान ने कैसे चीन को सबसे पहले तस्लीम किया और पाकिस्तान की कैसे चाइना ने 1965 में मदद की। तो ये सारी चीज़ें मिलकर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को मजबूत करती हैं। तो हमने यहाँ तक सीखा। अब इसके बाद हम करते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। के बाद है बेटा कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि एमसीक्यूज। तो पहला सवाल है, पहला एमसीक्यू है, दोनों मुल्कों के दरमियान बिछाई जाएगी। अब सबक में बताया गया है कि क्या बिछाई जाएगी, उसका सामने जवाब लिखा है, गैस और तेल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यानी कि दोनों मुल्कों के दरमियान तेल और गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसको गैस और तेल पाइपलाइन कहा गया है। उसके बाद है बेटा दूसरा है, पाक चीन इक्तसादी राहदारी का मुआहदा हुआ। यानी कि ये जो सी पैक का मुआहदा हुआ वो कब हुआ, तो वो जनाब वो मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था 5 जुलाई 2013 ईस्वी को, आज से यानी कि 7 साल पहले। उसके बाद है बेटा तीसरा है, शाहराह रेशम का एक सिरा है, यानी कि जो एक उसकी एक साइड है, वो एक साइड कहां पे है, उसकी दूसरी साइड यानी कि उसका दूसरा सिरा चीन में है, तो उसकी एक साइड पाकिस्तान में है। यानी कि शाहराह रेशम पाकिस्तान में है और चाइना में, उसका एक सिरा पाकिस्तान में है और दूसरा सिरा चाइना में है। उसके बाद है बेटा शाहराह रेशम। उसके बाद चौथा सवाल है, शाहराह रेशम की तामीर का काम मुकम्मल किया गया। अब यानी कि शाहराह रेशम जो कि दुनिया का, जिसे मैंने बताया 8वां अजूबा होने की हैसियत हासिल है, वो कब कंप्लीट हुई, वो कब उसका काम मुकम्मल हुआ, तो उसका काम मुकम्मल हुआ जी 1978 में, 1978 में। अब इसको 1978 को 1978 कहते हैं, 78 1978 ईस्वी में शाहराह रेशम की जो कंस्ट्रक्शन थी, शाहराह रेशम की जो तामीर थी वो मुकम्मल हुई, कंप्लीट हुई। उसके बाद है बेटा हेजुस
गवादर गवादर पाकिस्तान की मशहूर तरीन बंदरगाह है और जो चाइना की इक्तसादी राहदारी के हवाले से बन रही है। तो गवादर को किस से मिला दिया जाएगा, यानी कि कौन से शहर से, कौन से इलाके से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, तो वो इलाका है काशगर का। ठीक है, काशगर एक शहर का नाम है जिसका अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में भी जिक्र किया है। उसके बाद बेटा आपको अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल मैं करवाने लगा हूं। तो उसका पहला लफ्ज है समुंदर, ओशियन। ठीक है, तो समुंदर का अगर आप जुमला बनाए तो वो ये होगा, दुनिया का बड़ा समुंदर बहरुल काहिल है। उसके बाद है आजाद, यानी कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। उसके बाद है बेटा दोस्त, चीन पाकिस्तान का गहरा दोस्त है। तजारत यानी कि बिजनेस, तजारत, हम चीन से तजारत करते हैं। उसके बाद है बेटा मुल्क, चीन हमारा दोस्त मुल्क है, यानी कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से दुनिया को सीखना चाहिए कि अगर दो ममालिक दोस्त हो सकते हैं तो ऐसी उनकी बेलौस दोस्ती है। तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद है बेटा आपको लेसन अच्छा लगा होगा और अब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।